अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटे आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यही वो टॉपिक है जिसने मॉडर्न फिजिक्स की आप कह सकते हैं कि बुनियाद रखी और फिर दुनिया में एक नई फिजिक्स की ब्रांच को इंट्रोड्यूस करवाया। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो 1905 में आइंस्टाइन ने पेश की। थ्योरी इस वजह से कहा जाता है कि इसमें आप जो भी रेफरेंस देंगे वो हम रेफरेंस देंगे किस के लिहाज से, स्पीड ऑफ लाइट के, क्योंकि अभी तक कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकी, इसलिए हम इसको आज तक थ्योरी कहते हैं। अगर ये साबित हो जाती तो ये एक लॉ बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ले जी स्टार्ट करते हैं बेटे इसको हम। इफ calculations of about time, mass, length, velocity are done in the inertial frame, then it is called special theory of relativity। यानी अगर आप mass, length, time की कैलकुलेशन कहाँ करें, आप कैलकुलेशन करें किस लिहाज से बेटे, आप कैलकुलेशन करें इनर्शियल फ्रेम के लिहाज से, तो ये स्पेशल थ्योरी है। इसका मतलब है अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में करेंगे तो इसका कुछ और नाम होगा, वो होगा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। साइड में मैंने एक कोन बनाई है, आप इसको देख सकते हैं। ये ऑब्जर्वर जो है, हम कहते हैं कि यहाँ सेंटर में ऑब्जर्वर है, ये मैं हूँ, तो हम इसके लिहाज से फ्यूचर में भी जा सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं और आउटर स्पेस में भी, और ये सारी चीज़ें इसमें इमेजिन की गई बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन ये काम कब होगा? ये काम तब होगा जब हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे, जो कि फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। इसके दो पोस्टुलेट्स हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट इन आउटर स्पेस, यानी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, यानी तमाम ऑब्जर्वर के लिए उसकी सेम स्पीड होगी लाइट की। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम, और इनर्शियल फ्रेम में तमाम फिजिक्स के लॉज वैलिड भी होंगे। तो ये दो पोस्टुलेट्स हैं। अब इसका पहला रिजल्ट है बेटे, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, टाइम डायलेशन। डायलेशन का मतलब है लेट हो जाना, यानी वक्त का लेट हो जाना। अजीब सी बात लगती है। तो आइंस्टाइन ये कहता है जब कोई ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट या एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उसके लिए वक्त रुक जाता है, वक्त थम जाता है या स्लो हो जाता है। तो उसने इसके लिए हमें एक रिलेशन दिया, ये टी जो है, टी प्राइम, ये डायलेटेड टाइम है। टी जो है बेटे ये प्रॉपर टाइम है जो आप जमीन पे रहते हुए कैलकुलेट करेंगे, और v जो है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये जो नीचे फैक्टर आपको नजर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये हमेशा 1 से छोटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब टाइम डायलेशन को मैं दो एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहली तो ये आप डायग्राम से देख सकते हैं। अगर हम ये वाला क्लॉक देखें जो स्टेशनरी क्लॉक है, तो ये जमीन पे अगर आपको टाइम दिखा रहा है कितना, 12:20 तकरीबन। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की 87% से चलें, यानी आप स्पीड एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट नहीं, लेकिन आप इतनी तेज चलें कि स्पीड ऑफ लाइट का 87% अटेन कर लें, तो आपको यही क्लॉक 12:10 दिखाएगा, यानी ये 10 मिनट लेट हो गया। यही टाइम डायलेशन है, ठीक है। वाकया मेराज शरीफ भी इसी तरह बयान किया जाता है कि आप सल्लम जब गए सिदरतुल मुंतहा तक, और उससे आगे कितना गए कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी जब वापस आए तो कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी टपक रहा था। ये सारे वाकया हमें आप सल्लम ने बयान फरमाया। क्यों? क्योंकि बेटे जो बुर्राक, जो जन्नत की सवारी थी, उसकी स्पीड इतनी थी कि जहाँ नज़र की आखिरी हद होती है वहाँ उसका अगला कदम होता था। तो आप सल्लम इतनी स्पीड से ट्रैवल कर गए कि आपके लिए वक्त रुक गया, इसलिए जब वापस आए तो वही लम्हा था जो लम्हा छोड़ कर गए थे। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग ये कहता है कि अगर आप एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर जाएं तो घड़ियां रुक जाएंगी। आइंस्टाइन ये कहता है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा सा तेज ट्रैवल कर जाएं तो आप चाहें तो फ्यूचर में जा सकते हैं, आप चाहें तो पास्ट में भी जा सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त और अमेजिंग फैक्ट है, लेकिन सिर्फ अभी थ्योरी है, साबित नहीं हुई। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। कहते हैं जब आप स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सुकड़ जाती है, आपको ऐसा महसूस होता है बॉडी छोटी हो रही है। ये हवा के कंप्रेशन की वजह से भी हो सकता है,
एल जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, एल नॉट जो है ये प्रॉपर लेंथ है, और इसके बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने यहां दो, आप देख सकते हैं। पहला, ये एक बॉल है, एक स्फीयर है जिसकी वेलोसिटी अभी 0 है, ये आपको नजर आ रहा है। अगर ये 30% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से चले तो देखिए ये थोड़ा सा सुकड़ेगा। अगर ये 60% से चले तो आपको फर्क वाजे होता जाएगा, और अगर ये 0.9% यानी 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर ले तो आप देख सकते हैं ये कितना सुकड़ जाएगा। बिल्कुल सेम काम इस रॉकेट के साथ होगा। अगर ये रॉकेट स्पीड में जा रहा है अभी तो ये जमीन पे खड़ा है तो आपको इतना बड़ा नजर आएगा, लेकिन अगर ये 86% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से जाए तो आप देखें इसकी लेंथ तकरीबन हाफ रह जाएगी, और अगर ये 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से जाए तो आप ये देखें ये और छोटा हो जाएगा, और अगर ये 999 यानी 0.999 सी से जाए तो ये आपको बिल्कुल गायब हुआ ही नजर आएगा, और अगर एग्जैक्टली बी से चला जाए तो फिर तो देखें लेंथ ही 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, सिकड़ते सुकड़ते 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 बंदा गायब ना, ये मतलब नहीं। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट अटेन करते हैं तो आपका मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और एनर्जी का कोई मैस नहीं होता। इस वक्त मेरे ऊपर रोशनी है, क्या रोशनी का कोई मैस है? कोई मैस नहीं है। अगर हो तो आपको फील हो, तो ये आप याद रखिएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट अगर आप इतनी तेज़ ट्रैवल करें। इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि उसका जो लेंथ है वो 0 हो चुका है। आग के बीच में से आप ऐसे हाथ गुजार देते हैं, ऐसे। अगर आग भी मैस होती या आग की कोई लेंथ होती तो आपको वो हाथ ना गुजारने देती। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे तो उसका मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैस वेरिएशन नेक्स्ट रिजल्ट है बेटे, तो आप देख सकते हैं मैस वेरिएशन, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है जब कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करते हैं तो मैस इंक्रीज हो जाता है। क्या मतलब है, अगर आप भागना शुरू करते हैं, बहुत तेज भागें, तो क्या आप मोटे हो जाएंगे? नहीं। आम जिंदगी में मैंने पहले बताया कि ये फैक्ट अप्लाई ही नहीं होते, क्योंकि अगर आप जहाज या बुलेट ट्रेन की स्पीड भी कंसिडर कर लें तो वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में 0 ही है, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और चंद किलोमीटर पर आवर। तो ज़मीन की अपना ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ की स्पीड लाइट के मुकाबले में ऑलमोस्ट 0 ही है, तो इसलिए ये फैक्ट हमें फील कुछ ज़्यादा नहीं होते। ये इसके आप देखते हैं ये प्रॉपर मैस है और ये मैस वेरिएशन है। तो इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लिखी है, आप ये देखें, अगर इफ़ v इज इक्वल टू सी देन मैस बिकम इन्फिनिट। क्या मतलब है, मैस इन्फिनिट होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका मैस पूरी दुनिया में फैल गया? नहीं, इसका मतलब ये है कि पहले आपकी बॉडी, आपके पास जो भी मैस था जिसको आप ट्रैवल करवा रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी को फैलने से कोई नहीं रोक सकता, पूरी कायनात में फैल जाएगी, ठीक है। इस फिल्म को अगर इस थ्योरी को एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो आप लूसी मूवी देख सकते हैं। वो फिल्म में प्रॉपर इसका आइडिया दिया गया है कि कैसे। लूसी मूवी का आखिरी बिल्कुल एक सीन है जिसमें एक शख्स आके लूसी का पूछता है और उसका मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो उसके मोबाइल पे मैसेज आता है, वो कहता है वेयर इज़ लूसी, और मोबाइल पे मैसेज आता है आई एम एवरीवेयर, यानी उसका मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हर तरफ फैल चुका है, हर तरफ फैल चुका है। तो इसीलिए वो मैसेज आता है आई एम एवरीवेयर। और एनर्जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, तो क्या मोबाइल सिग्नल एनर्जी नहीं है? वो भी तो सिग्नल एनर्जी है, यानी उसका मैस ही एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है। आगे देखें, एनर्जी मैस रिलेशन। इस रिलेशन के मुताबिक आइंस्टाइन ये कहता है एनर्जी को मैस में और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। E इक्वल टू mc स्क्वायर बहुत फेमस रिलेशन है। तो कहता है क्या कंप्रेस स्प्रिंग का मैस ज़्यादा होगा? तो हम यहाँ से उसको एक्सप्लेन करते हैं, कंप्रेस स्प्रिंग का मैस ज़्यादा होगा, लेकिन आप ज़रा गौर से देखें ये c स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैस ज़्यादा हुआ भी तो इतना होगा, इतना कम होगा कि आप उसको फील नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एनर्जी किसी बॉडी पे लगा रहे हैं तो आपकी एनर्जी उसके मैस का इंक्रीज का बाइस बनना चाहिए ना, तो आप मैस को ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, एनर्जी और मैस एक ही चीज़ है ना इस इक्वेशन के मुताबिक, तो फिर आप यूँ कंप्रेस कर रहे हैं तो मैस ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो कहता है मैस ज़्यादा होता है,
लेकिन इतना कि आपको फील नहीं हो सकता, बहुत कम होता है, क्योंकि वो सी के स्केयर से डिवाइड हो रहा है। ये देखें, इस इक्वेशन को भी बेटे याद रखिएगा, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, कहता है व्हाट इज द एनर्जी इक्वल टू 1 kg मास, तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये 1 लगाया और ये 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई किया, तो ये 9 × 10⁻16 जाउल, यानी अगर 1 किलो मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो 9 × 10⁻16 जाउल एनर्जी आपको मिल सकती है। ठीक है जी। और इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें, नैवस्टार नेविगेशन, ये एक बेटे रेडार है जो जहाज़ों की पोजीशन वगैरह बताने के लिए इस्तेमाल होता है स्पेस के अंदर। अगर अब इसमें रिलेटिविटी इफेक्ट इस्तेमाल होता है, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी इसको इस्तेमाल करती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, सैटेलाइट टोटल कितने हैं बेटे हमारे पास जो इस एजेंसी ने छोड़े? 31। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट 33 हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक्यूरेसी इसकी क्या है? 500 से 30 सेंटीमीटर, यानी 20 से 1 फुट। मैं अगर इसका मतलब क्या है, अगर मैं रिलेटिविटी इफेक्ट को कंसिडर करके आपको किसी जहाज की पोजीशन बताऊं तो उसमें 20 से लेके 1 फुट का फर्क आएगा, या वो जहाज आपको 1 से 20 फुट पीछे महसूस होगा या 1 से 20 फुट आगे। और अगर मैं ऐसा ना करूं, रिलेटिविटी इफेक्ट को कंसिडर ना करूं, तो यही जहाज 750 फीट आगे या 750 फीट पीछे होगा। तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। तो इसलिए ये रिलेटिविटी इफेक्ट से ये फर्क कुछ भी नहीं रह जाता। तो इसलिए रिलेटिविटी इफेक्ट नैवस्टार नेविगेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्बिटल हाइट, तो हाइट देखें आप, अगर उसी सैटेलाइट की मैं कोई हाइट बता रहा हूँ, कोई सैटेलाइट बता रहा हूँ, तो सैटेलाइट की पोजीशन देखें, ये तकरीबन जो है, ये अगर सैटेलाइट है 20,180 किलोमीटर बुलंद, ठीक है जी, और इतने माइल्स, तो ये एक्यूरेसी के साथ आप बता सकते हैं इसकी पोजीशन भी। ठीक है। फर्स्ट लॉन्च जो हुआ था ये 1978 में एक सैटेलाइट हुआ था, 42 साल पहले तकरीबन, ऑपरेटेड यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स, और ये ग्लोबल कवरेज सिस्टम जीपीएस यही है। ये साइड पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये सारा नैवस्टार नेविगेशन है। आप देखें, हेलीकॉप्टर भी दिखाया गया आपको, एक शिप दिखाया गया डायग्राम में। तो आप दुनिया में कहीं भी किसी भी शिप की अगर उस पर नेविगेशन सिस्टम है और किसी भी हेलीकॉप्टर की पोजीशन इन सैटेलाइट्स की मदद से मालूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनसे बात भी नहीं कर सकते, आप इन्हीं सैटेलाइट की मदद से उनसे बात भी कर सकते हैं। तो ये नैवस्टार नेविगेशन की बदौलत ही हुआ, और इसी को आप जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का लेक्चर बेटे इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।